जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और इस वीडियो में हम समझेंगे वैदिक सभ्यता को, ठीक है, यानी कि वैदिक एज को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट जीके जीएस अपडेट्स पाने के लिए। आप सभी को पता है कि हम लोग इतिहास स्टार्ट कर चुके हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर इस चीज को देखें, समझें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हमने सारी चीजें 1 बाय 1 लिखी हुई है, नोट डाउन की हुई है। इसलिए लिखना पड़ता है दोस्तों ताकि वीडियो काफी बड़ा हो जाए। मैं लिखूं और वीडियो बने काफी लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो दिस इज नॉट ओके। ओके, तो ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं पहले से, ताकि समझाया जा सके, आसानी से इजिली समझा सके, वीडियो शॉर्ट में रहे, ठीक है, आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझते हैं वैदिक सभ्यता को, ठीक है। इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इस कारण से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक एज यानी कि वैदिक सभ्यता ये क्या था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, उसका जब पतन हो गया है ना, उसका जब नाश हो गया, खत्म हो गया, बाढ़ आने से उसकी बिल्कुल नामो निशान खत्म हो गया, तो उसके बाद एक नवीन सभ्यता का, एक नए सभ्यता का विकास हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक एज, इसका जो समय का मतलब इसका जो समय चक्र था, काल था, वो था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए आइए 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक वर्ड, ठीक है, एक एक लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल मिस ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है ना, ठीक पतन के बाद एक नवीन मतलब सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। आगे है कि वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। यह सभ्यता ग्रामीण एवं, ठीक है, मात्र सत्तात्मक थी। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी जो मतलब वो शहरी सभ्यता की थी, एक्चुअली ये ग्रामीण सभ्यता की है, ठीक है। तो यह सभ्यता ग्रामीण एवं मात्र सत्तात्मक थी और वो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, जबकि इसे मतलब एनालिसिस किया जा सकता था, ठीक है, पढ़ा जा सकता है इसको। तो यह सभ्यता ग्रामीण एवं मात्र सत्तात्मक होती थी, ठीक है। इसके संस्थापक आर्य थे, ऐसा माना गया दोस्तों कि इसके जो संस्थापक थे, स्टेबलाइजर थे, वो क्या थे, इन्हें कौन स्टेब्लिश किया, तो भाई साहब वो थे आर्य। और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो उच्च कुल में जन्म लिया, ठीक है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है, अभिजात्य होता है, ठीक है। चलिए, एक इतिहासकार थे जिन्होंने एक मत दिया अपने, उनके अनुसार भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वैदिक काल क्या था, आर्य क्या था, ठीक है। देखिए, मैक्स मुलर, ठीक है, इनका कहना था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। जो ये इतिहासकार थे मैक्स मुलर भाई साहब, इनका कहना था कि जो आर्य थे वो एक्चुअली मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, यानी कि मिडिल एशिया से आए थे, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं कि साहित्य के आधार पे इस सभ्यता को, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, ठीक है, और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन है भाई साहब, वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व बीसी, बिफोर क्रिसिस। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1000 से 600 बीसी है, ठीक है, ईसा पूर्व है। चलिए 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ऋग वैदिक काल में मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्रिसिस। तो ऋग वैद तो समझ ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। 4 वेद हुए, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है। आगे हम समझेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। आगे समझ लेते हैं ऋग्वेद को पहले, सबसे पहले। तो देखिए, यह विश्व का सबसे पुराना वेद है, ठीक है। ऑप्शन में आएगा एग्जाम में कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में, तो आप रेडी रहें, एक्टिव रहें, चीज को समझ लें ताकि आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए, इजिली आप ऑप्शन को ठीक करें। ओके, चलिए समझते हैं ऋग्वेद को। देखिए, यह विश्व का सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है। अगला पॉइंट है
कि ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक है, 1028 सूक्त और 10,406 क्या है, श्लोक है, ठीक है। आगे समझते हैं कि 2 से, ठीक है, 7वां मंडल सबसे प्राचीन क्या है, मंडल है, जिसे वंश या परिवार मंडल भी कहते हैं। देखिए 2 से लेकर 7वां जो मंडल है सबसे पुराना मंडल है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, परिवार मंडल भी कहते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए कि किसको वंश या परिवार का क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। तो 2 से क्या हो जाएगा, 7वें मंडल को परिवार या क्या कहते हैं, मतलब वंश की मंडल कहते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया। आप अगर आपको नहीं पता है कि विश्वामित्र कौन है तो आप थोड़ा सा रामायण वगैरह देखें, ठीक है, इससे आपको नॉलेज जरूर होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि विश्वामित्र कौन थे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि तीसरे मंडल की रचना किसने किया भाई साहब, तो वो विश्वामित्र ने किया था, ठीक है। आगे समझते हैं, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। देखिए कभी पूछ देगा कि गायत्री मंत्र, ठीक है, किस वेद से लिया गया है, इसका उल्लेख किस मतलब वेद में मिलता है, तो आप सबको मतलब ये वीडियो देखे रहेंगे या पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे, तभी तो बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा, कि वो हो जाएगा आपका कौन सा, मतलब ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे समझते हैं कि गायत्री मंत्र भाई साहब किसको समर्पित है। तो एक्चुअली गायत्री मंत्र जो है वो समर्पित है सावित्री देवी को, ठीक है। तो ये टोटली सावित्री देवी को समर्पित है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए आगे देखिएगा कि पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, ठीक है। देखिए कुल 10 मंडल है, तो इसमें प्रथम और जो 10वां मंडल है, ठीक है, यानी कि सबसे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सबसे अंत में जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। आगे समझ लेते हैं कि चारों वर्गों का उल्लेख, ठीक है, चारों वर्णों का उल्लेख, ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। जो चारों वर्ण हैं, ठीक है, अभी समझेंगे आगामी वीडियो में, ठीक है, कि उसका जो उल्लेख है ना वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। आगे समझते हैं कि वैदिक काल में कृषि, ठीक है, वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि को, ठीक है, जिसमें खेती की जा सकती थी, ठीक है, विच लैंड इज फॉर मतलब फील्ड और हार्वेस्टिंग, ठीक है, कल्टिवेटिंग, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे उर्वरा, ठीक है। यानी कि ऐसी भूमि जिसपे हम कृषि कर सके, भाई साहब खेती कर सके, अनाज को उगा सके, पैदा कर सके, उसे हम क्या बोलते थे, उर्वरा कहा जाता था उस समय में, ठीक है। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे समझ लेते हैं, ठीक है, कि आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था, ठीक है। इनका जो मतलब ऐसा कहें कि वो निर्भर थे पूर्ण रूप से तो एग्रीकल्चर एंड आपका ये पशुपालन करते, ठीक है, जानवर को पालना, ठीक है, गाय हुए मतलब जो भी हो। आगे समझते हैं। देखिए ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो थी वो मानी जाती थी सरस्वती नदी को, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋग्वेद का जो मतलब उस समय में था उसकी जो सबसे नदी मानी जाती थी पवित्र, होली मतलब रिवर, वो थी सरस्वती नदी। चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने नोट किया हुआ है, उसे हम समझ लेते हैं वन बाय वन। देखिए वेदों के संकलनकर्ता किसको कहा गया है, किसको माना जाता है, तो वो है महर्षि कृष्ण दयानंद वेद व्यास, है ना। वेद व्यास ने किसकी रचना की, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे समझते हैं। ऋग्वेद के रचयिता किसको मानते हैं भाई, किसे कहते हैं, तो धन्वंतरी को कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है धन्वंतरी। चलिए यजुर्वेद के रचयिता किसको माना जाता है, कौन मतलब किसे कहते हैं, तो वो हो जाएंगे विश्वामित्र, ठीक है। आगे समझते हैं। सामवेद के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि, ठीक है। आगे समझ लीजिए अथर्ववेद के रचयिता कौन है, तो विश्वकर्मा, ठीक है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, इसको वन बाय वन समझ लेते हैं कि क्या है भाई, ठीक है। देखिए वैदिक सभ्यता के जो लोग थे ना वो सर्वप्रथम यौ की खेती करना शुरू किए थे, ठीक है, स्टार्ट किए थे, ठीक है। आगे समझते हैं कि वेद, जो वेद शब्द है, ठीक है, वो वेद शब्द विद धातु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, विद धातु से मिलकर बना है, जिसका जो अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है उसका वो ज्ञान है, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है। आगे समझते हैं। देखिए वैदिक काल के जो प्रिय देवता थे वो कौन कौन है, अब किसको कितनी बार माना गया है, उनकी मतलब नाम आया हुआ है, ठीक है, वो चीज हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, किसका जिक्र कितनी बार किया गया है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वेद में, उसको समझ लेते हैं। देखिए इंद्र का जो नाम आया हुआ है वो 250 बार आया हुआ है, 250 बार, ठीक है। अग्नि का 200 बार, ठीक है,
और वरुण का ये पूछता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए समझिए, वरुण का कितनी बार आया है भाई साहब, 30 बार आया है, ठीक है। गंगा का 105 बार, ये अलग भी हो सकता है, गंगा का कई बार एनालिसिस करेंगे आप किसी किताब में तो 100 बार भी मिलता है, 105 बार भी, तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यमुना का कितनी बार आया, तो वो 3 बार आया, ठीक है। आगे समझते हैं, गाय का 176 टाइम, ओके, 176 बार आया हुआ है, इसको आप बारीकी से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। चलिए आगे समझते हैं, जन का, ठीक है, जन का जो जिक्र किया गया वो कितनी बार, तो 275 बार किया गया है, ठीक है। आगे पिता का यानी कि फादर का जो जिक्र किया गया है, पितृ का, वो कितनी बार किया गया, तो 337 बार, ठीक है, 336, ठीक है। चलिए आई होप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वैदिक एज का फर्स्ट पार्ट समझा सका, ठीक है। देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वीडियो बहुत लंबा हो जाए इस कारण से, मतलब ना हो जाए इस कारण से हमने इसमें इतना ही रहने दिया। आगामी वीडियो में हम पूरे मतलब वैदिक एज को यानी कि वैदिक सभ्यता को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत लगती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके शेष वो मतलब पार्ट को लेकर के, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।